किसी बंदर के बैठने से कोई पेड़ नहीं टूटता, और अगर बंदर के बैठने से पेड़ टूटा है तो उस पेड़ को जरूर किसी ने कमजोर किया है। यहाँ पर पेड़ है अंग्रेजी हुकूमत और बंदर के लिए आप खुद समझदार है। जैसे ताली थाली और घंटी बजाने से कोरोना नहीं जाने वाला था, वैसे ही चलाने से अंग्रेज नहीं भागने वाले थे। अंग्रेजों को भगाने के लिए कई महापुरुषों ने स्वार्थहीन होकर अपना योगदान और बलिदान दिया। आज बात करेंगे ऐसे ही एक क्रांतिकारी की, ऐसे ही एक आंदोलनकारी की, जिसने देश को आजाद कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन आज भी इतिहास में उनको वो तरजीह नहीं दी जाती है जिसके वो हकदार है। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवेश और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हमारी सीरीज आर इंडिया। आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भारत को आजादी मिली थी या भारत ने आजादी जीती थी। शुरू से शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक उड़ीसा में साल 1897 में हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे और बहुत स्टूडियस और इंटेलिजेंट थे। उन्होंने यूरोपियन स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की और क्लास 10th में सेकंड रैंक होल्ड की। इसी के चलते उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया, लेकिन जल्दी ही उनको उस कॉलेज से निकाल दिया गया नेशनलिस्ट एक्टिविटीज में एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से। अब उनका नेशनलिस्ट एक्टिविटीज में एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू कहां से हुआ? ये बात है उस टाइम की जिस टाइम पे इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम पूरा कोलैप्स कर चुका था, या फिर कहें उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। उस टाइम पर सिर्फ कॉलेरा, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसी छोटी छोटी बीमारियों से हजारों लाखों लोगों की मौत होने लगी। आलम यह था कि सिर्फ तेज बुखार से लोगों की जान तक जाने लगी। उस समय सुभाष चंद्र बोस ने यह निश्चय कर लिया था कि मैं देश को इससे बेहतर स्थिति में लाऊंगा और जिनकी वजह से ये हुआ है उन्हें देश से उखाड़ फेंकूंगा। यहीं से उनके अंदर एक आंदोलनकारी जीवित हुआ, एक आंदोलनकारी जागृत हुआ, और यहीं से उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनने की कहानी शुरू हुई। जब कॉलेज छूट गई थी तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि वे जाके आईएएस की तैयारी करें। आईएएस उस समय पर आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था, और वो तैयारी भारत में नहीं बल्कि लंदन में होती थी। ये 4 साल का एक कोर्स हुआ करता था जो सिर्फ लंदन में जाके ही परस्यू हो पाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां गए और 4 साल के उस कठिन कोर्स को सिर्फ 7 महीने में पूरा किया। वो ना ही सिर्फ आईसीएस में क्वालिफाई हुए बल्कि 4th रैंक होल्डर भी बने। इससे सब हैरान थे, सब अचंभित थे, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने उसी समय रिजाइन भी कर दिया। उन्हें अपना वो प्रण याद था जो उन्होंने खुद से लिया था, अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का प्रण। लेकिन अगर वो आईसीएस ज्वाइन करते तो ये उनके खुद के साथ और देश के साथ गद्दारी होती, क्योंकि एक और जहां अंग्रेज देश का शोषण करने में लगे हैं, वहीं वो भी देश के शोषण का एक भागीदार नहीं बनना चाहते थे। ये बात आग की तरह फैली, और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बॉम्बे पोर्ट पर उतरे तो उनके स्वागत के लिए हजारों लोगों की भीड़। सब देखना चाहते थे कि कौन है ऐसा मनुष्य जिसने आईसीएस की आरामदायक नौकरी को छोड़कर देश सेवा को चुना, जो कि एक सुगम्य रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। भारत आकर वे मिले महात्मा गांधी से। कहा जाता है कि महात्मा गांधी के पास उस समय सिर्फ नेहरू एक इंग्लिशमैन थे जो अंग्रेजों से नेगोशिएट कर पाते थे, लेकिन अब बोस ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। आंदोलन चलता रहा। आजादी के लिए लोग अपने अपने तरीके से हर संभव कोशिश जारी रखते थे। इसी बीच साल आया 1928 का। उस समय भारत में वायसराय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी और लगभग आधी कांग्रेस को मना लिया था भारत के डोमिनियन स्टेटस के लिए, लेकिन बोस ने इसका कड़ा विरोध किया और साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाते हुए डोमिनियन स्टेटस के इस प्रस्ताव को खारिज करा। अब डोमिनियन स्टेटस था क्या? डोमिनियन स्टेटस वो कि देश में हमारी सरकार होगी, लेकिन उसको गाइड करेंगे अंग्रेज। यहां पर कोई भी कानून बनाना होगा तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी ब्रिटेन की पार्लियामेंट से, और ये बोस को बिल्कुल स्वीकार नहीं था। बोस ने ये मांग रखी थी कि हम पूर्ण स्वराज यानी टोटल फ्रीडम या उससे कम किसी चीज पर मानने के लिए तैयार नहीं।
आखिर में प्रस्ताव कैंसिल हुआ। अगर डोमिनेंस स्टेटस का एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को देख सकते हैं, जिनके फ्लैग पर यूनियन जैक्स साफ डोमिनेंस दिखाते हैं ग्रेट ब्रिटेन का। अब साल आ चुका था 1930 का, 1930। हमारे देश की सो कॉल्ड लीडरशिप को समझ में आ चुका था कि डोमिनियन स्टेटस उस टॉफी की तरह है जो छोटे बच्चे को थोड़ी देर के लिए चुप करने के लिए पकड़ाई जाती है। अब देश में पूर्ण स्वराज की धार तेज हो रही है। इसी बीच साल आ जाता है 1939 का, 1939। तब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो चुका था और ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर टू में बुरी तरह घिरता हुआ नजर आ रहा था। सुभाष चंद्र बोस और उनके डिसाइपल्स ने यह आर्ग्यू किया कि ब्रिटेन अभी बुरी तरीके से घिरा हुआ है और अभी हम भारत को आजाद करने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अभी भारत को आजाद करने का बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये डायलॉग सिर्फ ऐसे ही फेमस नहीं हुआ है। उस समय गांधी जी ने अपनी एक गाल के बाद दूसरे गाल वाली नीति को दर्शाते हुए ये बताया कि अभी हमारा दुश्मन कमजोर है, हमें उस पर वार नहीं उसका साथ देना चाहिए। इससे बोस बहुत बौखला गए और बात जब नहीं बनी तब कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद के लिए वोटिंग का सुझाव दिया गया। गांधी जी को ये निश्चित था कि वो जिसको भी चुनाव में अपनी तरफ से नॉमिनेट करेंगे वो जीतेगा। इसलिए उन्होंने नाम सामने रखा सीतारमैया का, जो कि एक साउथ इंडियन थे। गांधी जी ने उनके लिए खूब कैंपेन किया और ये कहा कि अगर सीतारमैया जीता तो समझो मैं जीता। लेकिन तस्वीर थोड़ी बदलने वाली थी। वोटिंग हुई और रिजल्ट्स आए। गांधी जी सीतारमैया की जीत के लिए आश्वस्त थे। उन्हें लगा कि ये बहुत आसानी से इलेक्शन को जीत जाएंगे। जब रिजल्ट्स आए तो सब हैरान हो गए। सीतारमैया को मिली थी 1375 सीट्स, 1375 सीट्स, और जिसके जवाब में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिली थी 1580 सीट्स, 1580 सीट्स। नतीजा साफ था, सुभाष चंद्र बोस ये चुनाव जीत चुके थे। लेकिन उन पर दबाव बनाया गया कि वो रिजाइन कर दें, जिसके चलते सुभाष चंद्र बोस ने उस समय रिजाइन कर दिया और कांग्रेस भी छोड़ दी। लेकिन ये शायद सिर्फ एक इत्तेफाक ही था कि कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल की हवा काटनी पड़ी और एक बार नहीं, उन्हें 12 बार अरेस्ट किया गया जब तक वो जर्मनी नहीं चले गए। अब सवाल ये उठता है कि वो जर्मनी क्यों गए। 1939 आ चुका था, वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई थी, एक्सिस पावर और अलाइड पावर। अलाइड पावर में थे यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन और काफी, जबकि एक्सिस पावर्स में थे जर्मनी, जापान, इटली, वही वाला इटली। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक ग्लोबल अलायंस बिल्ड करने की कोशिश की जो कि इंडिया का फेवर करे और हमारे देश के सो कॉल्ड लीडर्स कुएं के मेंढक की तरह अंदर ही अंदर लगे रहे। बहुत प्रयासों के बाद सुभाष चंद्र बोस की हिटलर से मीटिंग फिक्स हुई और एक वाकया उस प्रसंग में काफी फेमस है। काफी कहा जाता है कि हिटलर उनकी सिर्फ इस बात से इंप्रेस हो चुके थे कि उन्होंने हिटलर को पहचाना। अब हिटलर को पहचानना कोई मुश्किल काम तो था नहीं, लेकिन हिटलर ने अपनी जान के खतरे को भांपते हुए अपने 3-4 बॉडी डबल बना रखे थे, जो कि हिटलर के नाम पर पूरे वर्ल्ड में जाते थे, हिटलर जैसे दिखते थे और सारा काम, जो भी एग्रीमेंट्स हैं, जो भी डील्स हैं, वो फाइनल करके आ जाते थे। बोस को भी एक हॉल में बिठाया गया। उसके बाद एक आदमी कमरे में आता है। उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि मैं हिटलर हूं, कहिए आपको क्या बात करनी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं सुभाष चंद्र बोस हूं, इंडिया से आया हूं, मुझे आपसे नहीं हिटलर से मिलना है। ये वाकया 2-3 बार हुआ। जब असली हिटलर को ये पता चला तो वो काफी हैरान हो गया। वो जब हॉल में आया तो 2 मिनट तक सुभाष चंद्र बोस को घूरता रहा और उस समय सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं, हिटलर को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, इंडिया से आया हूँ और आपकी मदद की आवश्यकता है। हिटलर इस बात से काफी हैरान हो गया और शायद इसी बात से इंप्रेस भी हुआ। हिटलर ने सबसे पहले ये पूछा कि आपने मुझे पहचाना कैसे। तो सुभाष चंद्र बोस ने उस समय कहा कि मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ और एक ऐसे देश में से आया हूँ जो कि अभी आजाद भी नहीं हुआ है।
तो उस समय आपका जो गौरव होना चाहिए, आपके चेहरे पर जो खुशी और गौरव दिखना चाहिए, वो आपके बॉडी डबल्स में नहीं था। वो सामने से आकर सरेंडर के भाव से हाथ मिला है। हिटलर इस बात से काफी इंप्रेस हुआ और शायद इसी वजह से उसने इंडिया की मदद करने की पेशकश को स्वीकार कर लिया। हिटलर ने 4000 वॉर प्रिजनर्स को फ्री किया और वहीं से आजाद हिंद फौज बनी। हिटलर और सुभाष चंद्र बोस दोनों को यह पता था कि जर्मनी से इंडिया पे अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि जर्मनी इंडिया से काफी दूर है। हिटलर ने जापान में बात की, क्योंकि जापान भी एक्सिस पावर का ही एक पार्ट था, और एश्योर किया कि जापान इंडिया की मदद जरूर करेगा। जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे और जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई, तो उन्होंने एक बात पर खासा जोर दिया कि एशिया एशियंस का होना चाहिए, यूरोपियंस का नहीं। और इन्हीं बातों से जापान के पीएम इतने इंप्रेस थे कि उन्होंने वहां की पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया इंडिया का सपोर्ट जापान खुले तौर पर करेगा। जापान को अब लड़ना था मलेशिया से, वर्ल्ड वॉर चालू है, जापान को अब मलेशिया से लड़ना था। और वहां पर ब्रिटिश आर्मी थी जिसमें 85,000 सोल्जर्स थे, 85,000 सैनिक, जिसमें से 45,000 सैनिक या 45,000 सोल्जर्स इंडिया के थे। सुभाष चंद्र बोस ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए जापानीज को कहा कि वो एयरक्राफ्ट से ऐसे पैम्पलेट्स फेंके जिन पर हिंदी और इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा हो कि तुम कब तक गोरों के छोरे बनकर या कब तक गुलाम बनकर अपना जीवन काटते रहोगे, तुम्हारे देश को तुम्हारी जरूरत है। इन पैम्पलेट्स ने इंडियन सोल्जर्स में एक नई उमंग, एक नया जज्बा भर दिया, जिसके बाद जापानी सोल्जर की मदद से वहां पर बचे हुए 40,000 ब्रिटिश सोल्जर्स को मार गिराया। जापान ने मलेशिया जीत लिया था और इसके बाद बर्मा, जो आज म्यांमार है, म्यांमार के रास्ते ही इंडिया में दाखिल हो सकते थे और यही चुना गया। आजाद हिंद फौज अब 45,000 सैनिक मिलाने के बाद एक बहुत शक्तिशाली फौज बन चुकी थी। नागालैंड में घुसे और ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंका। मिजोरम में भी नागालैंड की तर्ज पर हमला हुआ और रिजल्ट सेम रहा। इस समय पर कहा जाता है कि जिन्ना भी एग्री हो गए थे कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो अलग पाकिस्तान या अलग देश की मांग को छोड़ सकते हैं। लेकिन यही बात दिल्ली में बैठे हुए हमारे लीडर्स को चुभ गई। उन्होंने उस टाइम के वायसरॉय को खत लिखा और कहा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसे रिबेल पावर इकट्ठा हो चुके हैं जो ना ही इंडिया के लिए अच्छे हैं और ना ही इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर के लिए। आप समझ चुके होंगे। इसी के बाद खबर आती है कि 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में निधन हो गया। ताइवान में उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और जिसकी वजह से उनका स्वर्गवास हो गया। जैसे ही ये खबर फैली तो पूरे देश में विद्रोह शुरू हो गया। इंडियन आर्मी में रिवॉल्ट हो ही चुका था। रॉयल नेवी, जो कि उस टाइम पे इंडियन नेवी थी, उसमें भी रिवॉल्ट हुआ। रॉयल एयरफोर्स में रिवॉल्ट हुआ और फिर बची पुलिस। उस टाइम का अगर हम डिफेंस स्ट्रक्चर देखें तो सिर्फ 40,000 ब्रिटिश सोल्जर्स थे और 25 लाख इंडियन सोल्जर्स। और इंडियन सोल्जर्स का रिवॉल्ट इतने बड़े स्केल पर था कि ब्रिटिशर्स को समझ में आ चुका था अब यहाँ पर उनकी दाल नहीं गलने वाली और वो पेड़ उखड़ने वाला है। ब्रिटिशर्स ने फाइनलाइज किया कि अब इंडिया को हम फ्री करेंगे। उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सी एटली 1945 से 51 तक जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडियन फ्रीडम एक्ट पर साइन किया। अब भारत एक आजाद मुल्क बन चुका था। इसी के साथ बंटवारा भी हुआ जो बहुत दर्दनाक था, लेकिन जिसे भी टाला जा सकता था। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मृत्यु की। आज भी उनकी मौत एक डिबेटेबल टॉपिक है। आज भी कोई भी ये प्रूव नहीं कर पाया है कि उनकी मौत एक विमान हादसे में हुई थी। 4 से 5 कमेटी बनी, लेकिन जिसकी रिपोर्ट किसी के समझ में नहीं आई। आज भी सवाल उठते हैं कि जब 18 तारीख को प्लेन क्रैश हो चुका था तो क्यों ये 23 को अनाउंस किया गया? क्यों आज भी उनके अस्थि कलश में से उनकी अस्थियों का डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है? क्यों ताइवान गवर्नमेंट के पास उस टाइम प्लेन क्रैश के कोई रिकॉर्ड नहीं है? आज भी हम हमारे सबसे बड़े लीडर को एक ट्रिब्यूट नहीं दे पाए हैं।
आज भी इतिहास में उनका वो जिक्र नहीं मिलता है जिसके वो हकदार हैं। अब शायद आप समझ गए होंगे कि बंदर क्या है, पेड़ क्या है और उसको कमज़ोर किसने किया। और अब आपके पास ये सवाल है, आपके ऊपर ये सवाल है कि भारत आज़ाद हुआ था, भारत को आज़ादी मिली थी या भारत ने आज़ादी जीती थी। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।